हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम लोग 78th के पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, 78th जो है वो आप लोगों को पता होगा री एग्ज़ाम हुआ था, तो हम लोग जो है अभी फर्स्ट 13 दिसंबर को जो हुआ था वो देख रहे हैं। इसके बाद री एग्ज़ाम वाला देखेंगे। आप लोग को बस एक नोट्स बनाना है। जैसे जैसे जो जो पढ़ाया जा रहा है, हर एक बात जो भी बताया जा रहा है, हर एक चीज़ का आपको नोट्स बनाना है। उस नोट्स को आप मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग सही नोट बना रहे हैं, और उसके बाद आप उसको रिवाइज करेंगे डेली बेसिस पे। फिर जैसे ही हमारा ये 78th का पेपर कंप्लीट होगा, हम लोग इसका टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, और टेस्ट के साथ आपको अपना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि आप लोग इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं। तो प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 55 नंबर तक हम लोग कल कर चुके थे, आज 56 नंबर से करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है, और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी कार्य किया है। तो देखिए 56 नंबर, इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन अकर एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म में, किस जीव में जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जनन या प्रजनन कह सकते हैं। जब कोई पेरेंट जो है वो अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग को पैदा करते हैं। ऑफ स्प्रिंग माने बच्चा, है ना। जब पेरेंट अपने ही जैसा ऑफ स्प्रिंग पैदा करता है तो उसको बोलते हैं प्रजनन की क्रिया या फिर रिप्रोडक्शन। तो जैसे आम है, तो आम अपने ही जैसा, आम का गुठली लगाएंगे तो आम ही उगेगा। मालदा आम का गुठली लगाएंगे तो मालदा आम ही उगेगा। ऐसा नहीं है कि आम का गुठली लगाने से आपको जो है बबूल उग जाएगा, है ना। उसी तरह से जो डॉग है, तो डॉग का बच्चा भी डॉग ही होएगा, डॉग का बच्चा बकरी नहीं हो जाएगा। तो यही होता है कि सेम टू सेम, जब स्पेसीज में, एक ही प्रजाति में, जब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ही जैसा बच्चा पैदा करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? प्रजनन, ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अब देखिए रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। एक रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जहाँ केवल एक ही पेरेंट अकेले, है ना, एक ही पेरेंट अकेले अपने बच्चे को जन्म देता है, तो बोलते हैं उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहाँ दो जीवों की जरूरत नहीं होती है, जहाँ मेल और फीमेल की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पे कोई भी मेल हो या फीमेल हो वो अकेले ही अपने बच्चे को जन्म दे देता है, तो वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे दो जीवों की जरूरत होती है, जहाँ पे टू पेरेंट्स आपस में मिल करके एक ऑफस्प्रिंग को मतलब जन्म देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली हर जगह देखने को मिलता है, इंसानों में, जानवरों में, ठीक है, पेड़ पौधों में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो अभी आज हम लोग केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार है फीजन। सबसे पहले तो सिंपल आप लोग ये जान लीजिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट होता है, बाकी कुछ नहीं होता, बस एक पेरेंट होते हैं। पहला टाइप है इसका फीजन। दूसरा टाइप है फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, जो ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से कौन करता है ना, है ना, यही पूछा गया है कि स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या होता है। तो हम लोग अभी इसको देख लेते हैं कि फीजन कौन करता है, फीजन होता क्या है। तो देखिए जब कोई जीव, जैसे आप लोग अमीबा का नाम सुने होंगे बचपन में, अमीबा, अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे 8-9 क्लास में, तो अमीबा जो होता है वो एकदम बहुत ही छोटा होता है, वो आंखों से दिखता नहीं, यूनिसेलुलर होता है, एक सेल का जीव, एक कोशिका का जीव। तो एक कोशिका तो दिखेगा नहीं, आंखों से दिखता नहीं है। तो अमीबा जब बड़ा हो जाता है तो वो, अमीबा के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, वो जब बड़ा हो जाता है तो वो फिर क्या होता है, दो भाग में, एक और दो भाग में वो टूट जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर ये बड़ा होएगा तो ये दो भाग में टूटेगा, फिर ये बड़ा होएगा तो ये दो भाग में टूटेगा। यानी अमीबा ऐसा जीव है ना जो मरता नहीं है, ये बीच से टूट करके ना दो भाग में बन जाता है, यानी कि डॉटर सेल्स। एक अमीबा जब टूटता है तो क्या बनता है, दो डॉटर सेल, फिर ये दोनों टूटते हैं तो 4 डॉटर सेल्स, इस तरह से ये बनता जाता है। इसी को बोलते हैं फीजन। फीजन माने विखंडन।
है ना, टूटना। तो यहाँ तो 2 ही भाग में टूट रहा है तो इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन। कभी कभी 3-4 भाग में टूट जाता है तो बोलते हैं मल्टीपल फिजन। 2 भाग में टूटेगा तो बाइनरी फिजन। जैसे यहाँ पे लिखा है बाइनरी फिजन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरियाज में भी वही चीज होता है। एक बड़ा सेल क्या हो गया, देख लो, पहले न्यूक्लियस इसका 2 गो हुआ, फिर ये 2-2 इस तरह से दिख रहा है और ये टूट के फाइनली टूट गया। दूसरा जो है वो है बडिंग। बडिंग क्या होता है कि जैसे बडिंग जनरली हाइड्रा में होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो बडिंग का जो मेन एग्जांपल है वो हाइड्रा ही है, ठीक है, हाइड्रा। या ईस्ट में भी बडिंग होता है, ईस्ट जो होता है उसमें भी ऐसे ऐसे करके बडिंग निकल जाता है। जैसे देखो हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है, ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे करके इसके टेंटिकल्स निकले होते हैं। ये एक एनिमल है, इसके बॉडी से एक छोटा सा ऐसे निकलता है, ठीक है। फिर ये छोटा सा जो इसके बॉडी से निकलता है वो फिर टूट के अलग हो जाता है और ये अलग बन जाता है। तो एक ही शरीर से ये बन के अलग हुआ, ये बड जैसा निकला, बड माने कली, बडिंग, ठीक है, कली। तो कली जैसा ये निकला और फिर ये इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हो फोटो में ऐसे करके ग्रो कर रहा है, फिर और बड़ा हो गया, फिर ये टूट के अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं बडिंग। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। और ये मतलब कि किसमें होता है, हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल भी यहाँ हाइड्रा लिखा है, हाइड्रा भी हो सकता है। और एक और एग्जाम्पल होता है फ्रेगमेंटेशन का, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक जीव है, मान लीजिए कि कोई एक जीव है, इस जीव को अगर बीच से 2 भाग में काट दिए तो ये भाग फिर अपना ग्रो कर जाएगा, ये भाग फिर अपना ग्रो कर जाएगा और ये भाग फिर अपना ग्रो कर जाएगा। फ्रेगमेंट माने टुकड़ा टुकड़ा भी उसको तुम कर दो तो सभी भाग जो है वो अपना अपना ग्रो कर जाएगा, उसको कोई मतलब दिक्कत नहीं है। मान लो कि यहाँ पे इसका आँख था, यहाँ पे इसके हाथ थे और यहाँ पे इसका पैर था, तो तुमने पैर वाले हिस्से को काट दिया तो अब इसमें हाथ और आँख भी ग्रो कर जाएगा, ठीक है। फिर ये हाथ वाला हिस्सा को काटा तो इधर पैर इसका ग्रो कर जाएगा, इधर आँख वाला हिस्सा भी ग्रो कर जाएगा। आँख वाले हिस्से को काटा तो इसके बाद इसको हाथ भी हो जाएगा, पैर भी हो जाएगा। तो अगर आपने टुकड़े टुकड़ों में काटा फ्रेगमेंटेशन में तो फिर वो सभी जो टुकड़ा है वो एक बड़ा नया जीव जो है वो बन जाता है, ठीक है। फिर दूसरा जो चौथा जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव नाम समझ आ रहा है, वेजिटेबल टाइप कुछ लिखा हुआ है, यानी कि प्लांट में होता है, ये पौधों में होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम लोग को अगर रोज लगाना है तो हम लोग रोज कैसे लगाते हैं, उसकी टहनी को काट के और फिर लगा देते हैं, है ना, उसको बीज से नहीं लगाया जाता है। तो जिस पौधे का इस तरह से हम लोग लगाते हैं, मतलब कि टहनियों को काट करके और लगाते हैं, वो हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर बीज से लगाते हैं तो वो हो जाता है फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि बीज बनने में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और टहनी से काट के लगा दिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितना भी पार्ट है, 6 जो टाइप्स है, इसमें जो बच्चा होता है वो अपने जो पेरेंट होते हैं उसके एकदम सेम टू सेम होता है। जो रोज का पेड़ आप टहनी काट के लगाएंगे एकदम सेम टू सेम वही रोज जो है वो होगा, ठीक है, एकदम सेम रहता है सब कुछ, ठीक है। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनके एकदम सेम टू सेम होता है, उनका जो बच्चा होता है वो एकदम हूबहू शक्ल वाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला जो है वो है रीजनरेशन इन स्टारफिश, ठीक है। तो रीजनरेशन जो है ये अलग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये भी सेम है, फ्रेगमेंटेशन इज इक्वल टू रीजनरेशन, एकदम सेम है। जैसे ये एक स्टारफिश है तो स्टारफिश जो है, मान लो ये स्टारफिश है, ठीक है। अब स्टारफिश ऐसे कट गया बीच से, तो कट गया तो फिर ये वाला पार्ट जो है ये फिर अलग पूरा ग्रो कर जाएगा और फिर ये वाला पार्ट भी पूरा ग्रो कर जाएगा। सेम टू सेम फ्रेगमेंटेशन टाइप का ही होता है। तो रीजनरेशन 2 गो में होता है, स्टारफिश और प्लानेरिया। क्योंकि एग्जाम्पल पूछ रहा है तो एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो रीजनरेशन प्लानेरिया एंड स्टारफिश याद रखिएगा, प्लानेरिया एंड स्टारफिश। एंड द लास्ट जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। स्पोर फॉर्मेशन इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप फंगस देखे होंगे, फंगस कैसा दिखता है, ऐसे छोटे 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 ऐसे ऐसे निकला होता है, ऐसे ब्रेड पे लग जाता है या फिर आपके जो क्या कहते हैं अचार उचार में लग जाता है। तो वाइट कलर का आप देखते होंगे, भुआ जैसा दिखता है, लोग बोलते भी हैं कि भुआ आ गया है खाना। तो वो बढ़ता कैसे, यहाँ
मान लो कि ये ब्रेड है तो ईस्ट जगह पे लगा हुआ है, फिर ये ईस्ट जगह तक कैसे आएगा, क्योंकि ये स्पोर बनाता है और वो स्पोर उड़ के फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। स्पोर मीन्स छोटा छोटा उड़ने वाला, ठीक है, उड़ने वाला बीज जैसा बनाता है, फिर वो दूसरे जगह उड़ के चले जाते हैं, फिर यहाँ पे भी फंगस लग जाता है। हर जगह, एक जगह फंगस लगेगा तो हर जगह फिर लग जाता है। तो यही होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन स्पेशली किस में होता है, तो फंगस में होता है। फिर फंगस जैसे मशरूम, वो भी स्पोर फॉर्मेशन से बनता है, फंगस में होता है। उसके बाद फर्न, फर्न में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फर्न, ठीक है। बैक्टीरिया में भी कुछ बैक्टीरियाज में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, कुछ बैक्टीरियाज में बाइनरी फिजन भी होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था, इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन अकर एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, किस ऑर्गेनिज्म में स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो फंगी और फर्न, इन दोनों में स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जबकि ईस्ट जो है इसमें क्या होता है, बडिंग होता है, ईस्ट में बडिंग होता है, बडिंग। और एल्गी जो होता है ये स्पाइरोगायरा टाइप हुआ, तो एल्गी में फ्रेगमेंटेशन होता है, फीजन भी होता है, दोनों होता है, फ्रेगमेंटेशन और फीजन, ईस्ट में बडिंग होता है। और फर्न और फंगी इन दोनों में जो है ना आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसीलिए बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था एग्जाम में। डिलीट इसलिए कर दिया, जब आंसर किया है तो उसमें 56 नंबर डिलीटेड है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ये दोनों था, तो कुछ बच्चों ने ये मारा, कुछ ने ये मारा, तो क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया गया और सभी बच्चों को 1 नंबर दिए गए, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा समझ गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब शिफ्ट किया? पहले अंग्रेजों ने अपनी राजधानी किसको बनाया हुआ था, कोलकाता को बनाया हुआ था, और फिर कोलकाता टू दिल्ली उन्होंने शिफ्ट किया। कब शिफ्ट किया? तो 1911 में, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार मीन्स जॉर्ज पंचम जो है ना, जैसे जॉर्ज पंचम वो ब्रिटेन के राजा हुए, तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम जो थे ना वो भारत आए हुए थे 12 दिसंबर 1911 को, और उन्हीं के स्वागत में दिल्ली में बड़ा पार्टी का आयोजन किया गया था जिसको कहा जाता है दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार में ही उन्होंने कुछ कुछ फैसले लिए थे। जैसे एक फैसला तो ये था कि कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाया जाएगा। फिर दूसरा फैसला ये था कि जो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया है उसको अब खत्म किया जाएगा और पूरा बंगाल जो है उसको एक कर दिया जाएगा। पहले बंगाल को तोड़ दिया गया था, एक हो गया था पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, और दूसरा था पश्चिम बंगाल, जिसमें इसीलिए आज तक हम लोग उसको पश्चिम बंगाल बोलते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब उसी में था। तो ये 1905 में हुआ था बंग भंग। 1911 में उन्होंने ये फैसला लिया कि इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंगाल का हजन करने से बहुत स्वदेशी आंदोलन होने लगा, बहुत सारा मतलब अंग्रेजों पे अटैक होने लगा, ठीक है, बम उम बना करके सब अटैक करने लगे, जैसे खुदीराम बोस, ये सब अंग्रेजों को गोली से उड़ा दिया जाता था। इस कारण से ये लोग ना कहा कि दोबारा से बंगाल को वापस एक कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। और दिल्ली राजधानी जो है वो दिल्ली कब लाया गया था, 1911 में ही राजधानी को भी दिल्ली लाया गया था। किसके स्वागत में दिल्ली दरबार हुआ था? जॉर्ज पंचम। ये क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1911 जॉर्ज पंचम इंडिया आए थे, उन्हीं के स्वागत में हुआ था। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के समय में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, तो लॉर्ड हार्डिंग, भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। और किस वायसराय के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ये आप लोग ऑप्शन में बताना, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना कि बंगाल विभाजन जब हुआ 1905 में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, किसने बंगाल का विभाजन किया, ठीक है। और बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग जब दिल्ली दरबार में जा रहे थे ना अपना हाथी पे बैठ के पार्टी में, तो फिर उनके ऊपर भी बम फेंका गया था, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। देख लीजिए कब हुआ था। ऑन 12 दिसंबर 1911 किंग जॉर्ज पंचम प्रोक्लेम द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली एट द क्लाइमेक्स ऑफ द 1911 इंपीरियल दरबार, वही दिल्ली दरबार के टाइम पे। The capital of British India was shifted from Calcutta to Delhi in 1911. The decision was made during the दिल्ली दरबार on 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में
ये फैसला लिया गया जॉर्ज पंचम के द्वारा कि दिल्ली अब से नई राजधानी होएगी। ठीक है, तो कह तो दिया गया कि दिल्ली नई राजधानी होएगी, उसी दिन से दिल्ली राजधानी हो गई। पर दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए फिर दिल्ली को एक शहर की तरह बनाया गया, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन और बहुत सारा चीज़, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हर इंडिया गेट सब कुछ बनाया गया। और फिर 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन के टाइम पे उसका वो किया गया, उद्घाटन बोलते हैं ना, तो उद्घाटन किया गया था 1931 में, सब चीज़ रेडी करके 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन के टाइम पे। ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन के टाइम। ठीक है, दो और चीज़ आप लोग लिख लीजिए। जैसे अभी हम आपको बताए कि दिल्ली 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, मगर उद्घाटन नहीं किया गया था क्योंकि मतलब कुछ था ही नहीं वहाँ पे फिर सब कुछ बनाया गया। अभी आप लोग अगर दिल्ली कभी घूमने जाते हैं तो आप अगर इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के साइड जाएंगे तो आपको फिर वहाँ सब चीज़ वहीं पे है, उसी एरिया में हर चीज़ है। इधर इंडिया गेट है, फिर इधर राष्ट्रपति भवन है, फिर इधर सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफिस है, सब वहीं पे है। तो इस पूरे चीज़ों को बनाने में समय लगा, 1931 तक दिल्ली पूरी तरह से रेडी हुआ, तब उसका उद्घाटन हुआ। तो दिल्ली का कंस्ट्रक्शन आखिर किया किसने? आर्किटेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिल्ली। तो दो लोगों का नाम आता है, एडविन लुटियंस, लिख लीजिए आप लोग, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने दिल्ली को जो है मतलब आर्किटेक्ट किया था, बनाया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 17वां में ही ये क्वेश्चन यहाँ क्या कहते हैं 69 में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। ठीक है, फिर 17वां में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्या है क्वेश्चन? जोजीला टनल विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जोजीला टनल जो है वो इन प्लेसेस में से किसको किसको जोड़ता है? क्या होता है टनल, क्या है? ठीक है, जोजीला पास भी लिख सकता था कि पास क्या है, पास का मतलब क्या होता है। ठीक है, टनल क्या होता है? देखिए, जब जैसे मान लो कि पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट है, अगर पूरा पहाड़ माउंट एवरेस्ट यहाँ से यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के फिर हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, इस तरह से यहाँ तक फैला रहता, तो इंडिया टू चाइना हम लोग ट्रेड कैसे करते, व्यापार कैसे करते? फिर चाइना में जो मानसरोवर है वहाँ हम लोग घूमने कैसे जाते, है ना? तो हम लोग कैसे जाते हैं? क्योंकि जब दो पहाड़ है, एक पहाड़ और दो पहाड़, तो बीच में जो खाली स्पेस होता है उसको बोलते हैं पास, दर्रा, हिंदी में कहते हैं दर्रा। तो कहीं कहीं पर बीच में स्पेस है, ठीक है, दर्रा है, जहां से हो के लोग दूसरे साइड में जाते हैं। समझ गए? तो माउंटेन, क्योंकि हिमालयाज बहुत ही बड़ा है, हिमालय के 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट है, तो कहीं कहीं तो बीच बीच में जगह रहता है जिसको बोलते हैं पास यानी दर्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि टॉपिक है पास, पास पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमेशा ही आता है। तो देखो कुछ कुछ चीज़ देखो, ये जो पॉइंट है ये है आपका जम्मू, क्या है? जम्मू। और ये जो पॉइंट है ये है आपका श्रीनगर। तो जम्मू से जब आप श्रीनगर जाते हैं तो बीच में आपको एक पास क्रॉस करना पड़ता है जिसका नाम है बनिहाल पास, लिख लीजिए। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल पास जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में, सब बात लिखो, बनिहाल पास जो है पीर पंजाल श्रेणी में। पीर पंजाल श्रेणी क्या है? पहाड़ का जो ये रेंज है, 1 माउंटेन, 2 माउंटेन, 3 माउंटेन, ऐसे जो रेंज है ये पीर पंजाल रेंज यहाँ पर ऐसे ऐसे, इसी में बीच में पास है। तो बनिहाल पास जो है ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, बनिहाल पास। और ये कहाँ है? पीर पंजाल श्रेणी में। इसमें जो सुरंग बनाया गया है उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग, लिख लीजिए, जवाहर सुरंग। बनिहाल पास पर, बनिहाल दर्रे पे जो सुरंग बनाई गई है वो है जवाहर सुरंग। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि जम्मू से श्रीनगर को कौन सुरंग जोड़ती है, तो लिखेंगे जवाहर सुरंग। कौन दर्रा जोड़ता है तो लिखेंगे बनिहाल दर्रा। ठीक है, समझ गए? अब आप लोग पहुंच गए श्रीनगर, ये है श्रीनगर आपका। अगर श्रीनगर से आप लेह जाना चाहते हैं, ये है लेह, यहाँ पर है लेह, लेह लद्दाख। तो अगर श्रीनगर से आप लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो आपको फिर एक दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा जिसका नाम है जोजीला टनल या जोजीला दर्रा, जोजीला पास। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जोजीला पास किसको किसको जोड़ता है, तो ये श्रीनगर को जोड़ता है लेह से। श्रीनगर से आपको लेह जाना है तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा जोजीला टनल।
ठीक है, जोजिला टनल। इसके बाद अगर आप श्रीनगर में हैं और आपको इधर लेह नहीं जाना है, आपको जाना है ऊपर गिलगित जाना है, ये है गिलगित, गिलगित गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है, तो अगर आप श्रीनगर से गिलगित जाना चाहते हैं तो आपको क्रॉस करना होगा बुर्जिल पास। यहाँ पे देखो बुर्जिल बनाया हुआ है, बुर्जिल पास। श्रीनगर टू गिलगित को जोड़ता है बुर्जिल पास। ठीक है, बुर्जिल पास। उसके बाद लेह में आप खड़े हैं और लेह से आपको जाना है सियाचिन की तरफ। ये सियाचिन है, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे मतलब युद्ध क्षेत्र है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। समझ गए, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर। तो अगर आप लेह से सियाचिन जाना चाहते हैं तो आपको क्रॉस करना होगा खारदुंगला पास। खारदुंगला पास जाना लोगों का सपना होता है, लोग वहाँ पे बाइक चलाना चाहते हैं क्योंकि वो हाईएस्ट मोटोरेबल पास है। मतलब दुनिया में सबसे ऊंचा ऐसा जगह, ऐसा पहाड़ों के बीच का दर्रा जहाँ पे मतलब गाड़ियाँ चल सकती हैं, जहाँ लोग बाइक चला सकते हैं, मोटर गाड़ी चल सकती है। तो हाईएस्ट मोटोरेबल पास है, तो लोग का सपना होता है वहाँ बाइक चलाना लद्दाख में। तो वो वही होता है खारदुंगला पास, जो लेह को जोड़ता है आपको किससे, सियाचिन ग्लेशियर से। उसके बाद जम्मू कश्मीर में एक और पास है, वो है मिंतक पास। ये सारा पास जो भी हम लोग डिस्कस किए जम्मू कश्मीर का है, बनिहाल, बुर्जिल, जोजिला, खारदुंगला, और एक है मिंतक पास। मिंतक पास कौन सा पास है, ये ट्राई जंक्शन पे है। ट्राई जंक्शन मीन्स इंडिया का जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे एक तरफ तो इंडिया है, एक तरफ यहाँ पाकिस्तान है और एक साइड थोड़ा सा अफगानिस्तान है। तो 3 देशों के जंक्शन पे है, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राई जंक्शन। तो ट्राई जंक्शन पे, ठीक है, ट्राई जंक्शन पे जो पास है उसका नाम क्या है, मिंतक पास। ट्राई जंक्शन पे जो आपका पास है वो कौन सा पास है, मिंतक पास। ये कौन, ट्राई जंक्शन माने कौन सा 3 देश का जंक्शन है, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब जम्मू कश्मीर के नीचे क्या है, हिमाचल प्रदेश है। कुछ पास हिमाचल प्रदेश में भी है। सबसे पहला पास जो हिमाचल प्रदेश का आपको जानना है वो है शिप किला। यहाँ मान लो हिमाचल प्रदेश और यहाँ आप जाना चाहते हैं तिब्बत में, तो यहाँ पे इस साइड में एक पास है जिसका नाम है शिप किला। इसी पास से हो करके सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती है। सतलज नदी बाहर से आता है, चाइना से आता है, आपको पता है कि नहीं। कुछ नदियाँ चाइना से आती है, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा, चाइना से होके आता है। मानसरोवर के पास से सतलज नदी निकलती है। तो वो जब इंडिया में हिमाचल प्रदेश में घुसती है तो वो कहाँ से घुसती है, शिप किला दर्रे से होके घुसती है। तो ये याद रखना कि सतलज नदी इंडिया में कहाँ से आती है, शिप किला दर्रा। और शिप किला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल को जोड़ता है आपको तिब्बत या फिर चाइना से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है कुल्लू। ये जो जगह है क्या है, कुल्लू। और ये है लाहौल, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति एक घाटी है। तो कुल्लू से लाहौल जाना है तो है रोहतांग पास, ये बहुत फेमस पास है। रावी नदी यहीं से निकलता है, रोहतांग दर्रे से। ठीक है, तो रोहतांग पास, कुल्लू से लाहौल जाने के लिए है रोहतांग पास। और लाहौल से आपको फिर ले जाना है, यानी कि हिमाचल से जम्मू कश्मीर में घुसना है, तो आपको क्रॉस करना होगा बड़ा लाचाला पास, बड़ा लाचाला दर्रा। बड़ा लाचाला दर्रा जो जोड़ता है चिनाब नदी, यहाँ से चिनाब नदी निकलती है। ठीक है, बड़ा लाचाला से चिनाब नदी निकलता है, चिनाब और व्यास 2 नदी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा हो गया। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है शिप किला, जो कि इंडिया और चाइना को जोड़ रहा है, जहाँ सतलज नदी आ रही है। दूसरा, कुल्लू से लाहौल स्पीति जाना है तो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा बहुत फेमस है। अटल टनल जो सरकार ने बनाया है वो रोहतांग दर्रे पे ही है, अटल टनल। और दुनिया का सबसे लंबा टनल, इतना ऊंचाई पे, ठीक है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे दुनिया का सबसे लंबा टनल जो है वो अटल टनल ही है। और अटल टनल जो है वो रोहतांग दर्रे पर ही है। ठीक है, 9 किलोमीटर, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है अटल टनल की, और ये सबसे लंबा है 10,000 फीट के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपको रोहतांग दर्रा। और जब लाहौल से आप लेह जाना चाहेंगे, लेह लद्दाख, तो आपको क्रॉस करना होगा बड़ा लाचाला दर्रा। इसके बाद उत्तराखंड में भी कुछ दर्रे हैं। उत्तराखंड में 4 दर्रा है, माना, नीति, लिख लीजिए, माना, नीति, लिपुलेख।
तीन ही लिखो, माना, नीति, लिपुलेख, 3 दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड में 3 दर्रे, माना, नीति और लिपुलेख। ये जो माना दर्रा है ना, यहीं से हो करके लोग मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं। यहाँ मानसरोवर है चाइना में, तो यहाँ से जब जाना है तो माना से होकर के ही लोग जाते हैं। तो माना, नीति, लिपुलेख। और माना गांव सबसे अंतिम गांव माना जाता है, माना गांव को। माना, नीति, लिपुलेख, समझ गए। ये तीनों उत्तराखंड के दर्रे। ये लिपुलेख जो दर्रा है ना, इसको लेकर के इंडिया और नेपाल के बीच में टेंशन रहता है। इन लिपुलेख वहाँ गांव भी है, तो नेपाल कहता है कि ये मेरा इलाका में आता है, इंडिया कहता है मेरा इलाका में आता है, तो टेंशन चल रहा है थोड़ा सा। इसके बाद श्रीनगर में सिक्किम में आपको 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला, 2 दर्रा है। इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, वो नाथुला दर्रे के माध्यम से होता है। लिख लीजिए, इंडिया का चाइना के साथ व्यापार किसके दर्रे, नाथुला दर्रे से होता है। तो नाथुला और जेलेपला हो गया आपका सिक्किम का। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कुछ कुछ है, जैसे बुमला पास, बोमडिला पास, सेला पास। ठीक है, कुछ कुछ दर्रे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में, बुमला, बोमडिला, सेला पास। और एक मणिपुर में है, तुजू दर्रा। मणिपुर में है कौन सा, तुजू दर्रा। तो इतने ये पास हैं आपको, ये सारे पास आपको याद कर लेने हैं। और क्योंकि इंडिया में ना साउथ में भी कुछ कुछ क्या है, पहाड़ है, साउथ में भी पहाड़ है। वेस्टर्न घाट पर्वत हम लोग पढ़े हैं, इधर पूरा वेस्टर्न घाट पर्वत है। तो वेस्टर्न घाट पर्वत में भी कुछ कुछ दर्रा है। जैसे यहाँ मुंबई है, और मुंबई से आपको अगर जाना है इधर इस साइड पुणे जाना है इधर, तो कैसे जाएंगे, तो आप इसको बोहोर घाट दर्रा को क्रॉस करके जाएंगे। अगर नासिक जाना है तो थाल घाट को क्रॉस करके जाएंगे। तो बस लाइन से याद कर लेना, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, और एक यहाँ पे है शेनकोट्टा गैप, शेनकोट्टा गैप। बस 4 याद कर लेना, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शेनकोट्टा गैप। थाल घाट और भोर घाट महाराष्ट्र में है, पाल घाट और शेनकोट्टा केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शेनकोट्टा गैप। तो ये बस याद कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 नंबर है, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी। ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जो खुद से हम लोग अपना जीवनी लिखेंगे ना, तो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। और किसी और ने अगर लिख दिया तो ऑटो हटा देंगे, हो जाएगा बायोग्राफी। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का हिंदी हो गया आत्मकथा, माने अपनी कथा खुद ही लिखना है ना। और किसी और ने लिख दिया तो वो हो गया जीवनी। तो ऑटोबायोग्राफी क्या है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ये किताब किस व्यक्ति के जीवन की गाथा है, जिसने खुद ही लिखा है, ऑटोबायोग्राफी है। क्या है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो क्रिकेट से संबंधित है, तो इतना तो क्लियर है। अब ये चारों तो क्रिकेटर ही है, श्रीसंत, सुरेश रैना, राहुल द्रविड़ और रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। तो वैसे इसका आंसर ये है, रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। थोड़ा सोचते तो बन सकता है, जैसे कुट्टी वर्ड लिखा हुआ है, कुट्टी वर्ड मतलब साउथ का वर्ड होता है कुट्टी। तो साउथ का कौन है, तो रविचंद्रन अश्विन जो है वो साउथ के हैं, तो इससे निकल सकता था। बाकी इसमें तो जानने का है नहीं, हो सकता है गलती भी हो सकता है, कोई ऐसा इस क्वेश्चन में है नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन जो है ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। वेयर वॉज द 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO हेल्ड इन February 2024। 2024 में WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार सम्मेलन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका 13वां जो मंत्री लोग का कॉन्फ्रेंस था वो कहाँ हुआ था, वो आबू धाबी में हुआ था। ठीक है, आबू धाबी में। लेकिन हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, क्या बना, ये भी पूछ सकता है। तो देखो, 1 जनवरी 2025 को इसका 30th एनिवर्सरी मनाया गया था, 30 साल हो गया था इसका। अबाउट WTO इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर्म टू रेगुलेट द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ये क्या करता है, काम क्या है इसका, इसका काम है कि दुनिया में एक देश दूसरे देश से जो व्यापार करते हैं उसको रेगुलेट करना, कि ये लोग सही से व्यापार करें, धोखा न दे एक दूसरे को। अभी जैसे आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि अमेरिका जो है वो बाहर देशों से आने वाले जो भी सामान है उस पर टैक्स बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है, टैक्स बढ़ा देने से क्या होगा कि सामान सब जो है वो महंगा हो जाएगा। जैसे चाइना से सामान सस्ता में आ जाता है, मगर टैक्स बढ़ा दिया
तो वो सामान चाइना यूएसए में क्या होएगा, महंगा में बिकने लगेगा। महंगा में बिकेगा तो यूएसए के जो लोग हैं वो सामान को नहीं खरीदेंगे तो चाइना की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो अमेरिका सभी देश पे, सिर्फ चाइना पे नहीं, चाइना पे, रशिया पे, इंडिया पे भी, सभी पे क्या कर दिया, टैक्स को टैरिफ भी बोलते हैं, टैरिफ सेम चीज़ है, टैक्स बोले या टैरिफ बोले, तो टैरिफ काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। ये सभी चीज़ें कौन देखता है, WTO। ठीक है, तो इंडिया भी रिटेलिएट किया है। रिटेलिएट करने का मतलब कि जैसे को तैसा, तो इंडिया ने भी अमेरिका से आने वाले सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया है। तो अभी अगर आपको एप्पल का फ़ोन खरीदना है तो महंगा मिलेगा। ठीक है, तो WTO का ये काम है। इंडिया ने WTO में कह दिया है कि हम भी टैक्स बढ़ा रहे हैं, हमारा भी नोट कर लो। तो WTO कब बना था, देखो WTO जो है वो 1995 में बना था। सीधा बात लिख लीजिए, WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। ठीक, WTO से पहले क्या, जो ट्रेड होता था, देशों के बीच में व्यापार होते थे, उसको कौन कंट्रोल करता होगा। तो WTO जो है ना, उसके पहले जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था गैट। गैट का फुल फॉर्म था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो WTO का पूर्वज कौन था, गैट को हटा करके WTO बनाया गया। अब गैट एग्जिस्ट नहीं करता है, जब तक मतलब गैट को खत्म किया गया और फिर WTO बनाया गया, समझ गए। अब गैट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। WTO सक्सीडेड द गैट विच हैड रेगुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड सिंस 1948। 1948 में ही गैट बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद अब हो गया 1948 में ही गैट बना था, अब हो गया आपको WTO। 1995 से WTO हो गया। WTO किस एग्रीमेंट के तहत बनाया गया है, मराकाश एग्रीमेंट। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, माराकेश एग्रीमेंट। WTO बनाया गया है मराकाश एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, 1994 में ही 15 अप्रैल को 123 देशों ने साइन कर दिया था, मगर 1995 से ये आया। ठीक है, और कौन सा नेगोशिएशन हुआ, 123 देश आपस में मतलब बहुत सारा बातचीत करते हुए रहे, उसको कहा था उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन, उरुग्वे में। ठीक है, 1986 से 94 तक लगातार उरुग्वे में नेगोशिएशंस चले कि गैट को चेंज करके क्या करना चाहिए, WTO लाना चाहिए। तो बस ये कुछ पॉइंट है, कब बना, कौन से एग्रीमेंट से बना, किसको हटा के बना, कौन सा नेगोशिएशंस चल रहा था, बस ये थोड़ा बहुत देख लो। गैट में क्या होता था ना कि केवल माल, जो सामान होता है ना, सामान दो तरह का होता है। जब भी खरीदते हैं हम लोग कुछ भी, तो या तो हम लोग गुड्स खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, या तो हम लोग सर्विस खरीदते हैं। जैसे आप फ़ोन में बैलेंस डलवाते हैं तो ये कोई सामान नहीं है, ये क्या है, सर्विस है, सेवा है। ठीक है, आप जियो का सेवा ले रहे हैं, तो हम लोग गुड्स भी खरीदते हैं, सर्विस भी खरीदते हैं। मगर गैट केवल जो है ना गुड्स को देखता था, सर्विस को नहीं देखता था। WTO में सब कवर होता है, WTO सब देखता है। हेडक्वार्टर जरूर लिख लीजिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 166 देश इसके मेंबर हैं। ठीक है, दो इम्पोर्टेंट बॉडी है, एक तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो अभी हम लोग देख रहे थे कि 2024 में अबू धाबी में हुआ था, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। हर साल इसका होता है, मिनिस्टर्स जो भी सभी देशों के हेड होते हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं, ये यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। और दूसरा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, यानी दो देशों के बीच में अगर व्यापार को लेकर के किसी तरह का मतलब विवाद है तो उसको सेटल भी करता है यही। ठीक है, इसके कुछ WTO के अंतर्गत कुछ 2-3 एग्रीमेंट आता है, सिर्फ नाम लिख लो, पढ़ लेना, जरूर पूछा जाता है। ट्रिप्स, AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स का मतलब होता है जो स्वच्छता से संबंधित जो भी चीज़ें, जो भी सामान होता है, जैसे साफ सफाई संबंधित जो सामान होएगा, डिटॉल ये सब होएगा, तो वो सब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स में आएगा। फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये तो गैट ही हो गया नीचे वाला। तो ये सब आप लोग लिख लीजिए कि ये एग्रीमेंट WTO के अंदर आते हैं। ट्रिप्स, AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, माने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जब हम लोग इस एक देश से दूसरे देश में जाता है तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, सेवाओं में व्यापार के लिए क्या एग्रीमेंट है, और ट्रेड एंड टैरिफ, गैट तो है ही। सेवाओं में व्यापार का क्या एग्रीमेंट है, जैसे कोई इंडियन है वो अमेरिकन कंपनी में काम करता है
तो मगर वो यहीं से काम करता है, ठीक है, अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रहा है बट यहीं से काम कर रहा है, तो वो सेवा दे रहा है ना उस कंपनी को, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, यही 5-6 चीज़ है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी एग्ज़ाम संबंधित आप कुछ भी पूछ सकते हैं, बट आपको एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो बस एक सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आप रेगुलर पढ़ते रहें, रेगुलर लिखते रहें और डेली रिवाइज करें। इतना रिवाइज करें कि एकदम आपको दिमाग में बैठ जाए। एक ही चीज़ को 10 बार 20 बार, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक ही चैप्टर को 10 बार पढ़ रहे हैं, 20 बार पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या होगा, वो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। और उसके बाद फिर आपका प्रीलिम्स तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, फिर हम लोग मेंस पे भी बात करेंगे और मेंस भी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो अभी प्रीलिम्स पे आप लोग पूरा फोकस करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।